दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैंने बताया कि आप इस कंप्लीट स्टोरी को कहाँ पे देख सकते हो। ये बस एक ट्रेलर बोल सकते हो, आप इसको ट्रेलर है। आज हम ड्रैगन बॉल की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या होता अगर कहानी के हीरो गोकू के पास शुरू से ही जिरेन जैसी की कंट्रोल की क्षमता होती? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ पावर लेवल बढ़ाने के बारे में नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिरेन की असली ताकत वो उसकी मसल्स नहीं थी, बल्कि अपनी एनर्जी और अपनी आत्मा पर उसका जो कमाल का कंट्रोल था वो थी। ड्रैगन बॉल के ज्यादातर फाइटर्स सिर्फ, आप कह सकती हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, लेकिन जिरेन ने अपने मन को साधा था। ये एक फिलॉसफी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गोकू के किरदार की बुनियादी बदल रहे हैं। उसे सिर्फ एक नया पावर अप नहीं दे रहे, बल्कि उसे एक बिल्कुल अलग मानसिकता दे रहे हैं। बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत पर कंट्रोल होने से पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। चलिए, तो फिर इस नई टाइमलाइन में गोकू के सफर को करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत गोकू के जन्म से ही बदल जाती है। जब सयान वैज्ञानिक उसका पावर लेवल चेक करते हैं तो मशीनें हैरान करने वाले नंबर दिखाती हैं, 1000 से भी ज्यादा। 1000? मतलब राजकुमार विजेता से भी ज्यादा? हाँ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा। उसके पिता बारडॉक ये सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गर्व महसूस करते हैं। पर फ्रीजा के खतरे को भांपते हुए वो उसे बचाने के लिए पृथ्वी पर भेज ही देते हैं, और उसके बाद सयान ग्रह तबाह हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो कहानी लगभग वैसी ही है। लेकिन पृथ्वी पर लैंड करने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता होगा। गोकू के सिर में चोट तो लगती है और वो अपना शांत स्वभाव अपना लेता है, पर जब पहली बार वो ग्रेट एप बनता है, वहीं पर सब बदल जाता है। अपने बेहतर दिमागी कंट्रोल की वजह से वो उस विशाल जानवर वाले रूप को काबू कर लेता है। वो उस रूप में भी शांत और सचेत रहता है। ओह, तो इसका सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि दादा गोहान जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, वो उन्हें कुचल कर नहीं मारता। अब गोकू के पास बचपन में एक गाइड है, एक परिवार है। अपनी की कंट्रोल की वजह से वो बहुत छोटी उम्र में ही उड़ना और की ब्लास्ट जैसी तकनीकें सीख जाता है। जब तक रैडिट्स पृथ्वी पर पहुंचता, उससे सालों पहले ही गोकू का पावर लेवल लगभग 3000 हो चुका था। 3000? अरे वाह! तो जब बुल्मा ड्रैगन बॉल्स की खोज में आती है तो उसे एक ऐसा बच्चा मिलता है जो पहले से ही एक तरह का सुपर हीरो है। हाँ, और दादा गोहान उसे बुल्मा के साथ जाने की इजाजत दे देते हैं। मास्टर रोशी से मुलाकात होती है, पर गोकू को फ्लाइंग निम्बस की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो उस बादल से कहीं ज्यादा तेज उड़ सकता है। अच्छा, और कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट कहाँ आता है? वो आता है फ्राइंग पैन माउंटेन पर। असल कहानी में मास्टर रोशी एक जबरदस्त कामेहामेहा से पूरे पहाड़ और ऑक्स किंग के महल को उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ गोकू अपनी की कंट्रोल का इस्तेमाल करता है। वो अपनी मुट्ठी में ऊर्जा जमा करता है और हवा में एक मुक्का मारता है, जिससे हवा का एक इतना शक्तिशाली झोंका पैदा होता है कि आग बुझ जाती है। महल को? खरोच तक नहीं आती। मास्टर रोशी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और ड्रैगन बॉल्स की विश, उसका क्या हुआ? वो तो पिलाफ ले जाता है। इस बार नहीं। जब पिलाव गैंग शेनरॉन को बुलाता है तो गोकू अपनी बढ़ी हुई एकाग्रता की वजह से उनकी साजिश को पहले ही भांप लेता है और उन्हें रोक देता है। और जब गोकू को मौका मिलता है तो वो एक ऐसी प्लेट मांगता है जिसमें खाना कभी खत्म ना हो। ये तो बिल्कुल गोकू वाली बात हुई। उसे दुनिया पर राज नहीं करना। उसकी जरूरतें बहुत सीधी हैं। इसके बाद मास्टर रोशी के साथ उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। रोशी गोकू की कंट्रोल को तलवार की एक तेज धार बताते हैं और उसकी शारीरिक शक्ति को दूसरी जंग लगी धार। उनका मकसद गोकू के शरीर को उसकी ऊर्जा के लेवल तक मजबूत बनाना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद गोकू का पावर लेवल 5000 तक पहुंच जाता है। 5000? मतलब नेपा के बराबर? इतनी जल्दी? हाँ, इस ताकत के साथ तो रेड रिबन आर्मी उसके लिए बच्चों का खेल रही होगी। खेल भी नहीं, वो पूरी आर्मी का सफाया मिनटों में कर देता होगा। बिल्कुल। उसे कोरिन टावर पर चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा उड़कर वहां पहुंच जाता है। कोरिन उसे असली अल्ट्रा डिवाइन वाटर देते हैं, जिसे पीकर उसकी छिपी हुई शक्ति बाहर आती है और उसका पावर लेवल 7000 के पार चला जाता है। एक मिनट, यहीं से कहानी का एक बहुत इमोशनल हिस्सा जुड़ा है, डेमन किंग पिकोलो का आर्क। असल कहानी में पिकोलो का गुर्गा टैम्बोरिन क्रिलिन को मार देता है। लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होता। जब टैम्बोरिन टूर्नामेंट के बाद हमला करने आता है तो गोकू अपनी की सेंसिंग की क्षमता से खतरे को मीलों दूर से ही भांप लेता है। वो टैम्बोरिन को
क्रिलिन तक पहुंचने से पहले ही एक झटके में खत्म कर देता है। तो क्रिलिन बच गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असल कहानी में उसकी मौत ही गोकू के गुस्से को भड़काती थी। तो क्या इसका मतलब है कि इस गोकू को अपनी ताकत के लिए गुस्से की जरूरत ही नहीं पड़ती? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। पुराना गोकू इमोशनल बर्स्ट से ताकत हासिल करता था, गुस्सा, दुख। लेकिन ये गोकू अनुशासन और नियंत्रण से लड़ता है। उसकी शक्ति का स्रोत उसकी अपनी अंदरूनी शांति पर निर्भर करता है। वो किंग पिकोलो को भी बिना किसी गुस्से के एक ही शक्तिशाली मुक्के में हरा देता है। लेकिन किंग पिकोलो मरने से पहले अपना अंडा थूक देता है, जिससे पिकोलो जूनियर का जन्म होता है। तो खतरा अभी टला नहीं था। गोकू ने फिर कामी के पास जाने का फैसला किया होगा, है ना? हाँ, और कामी के पास उसे अपनी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा टूल मिला, हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर, जहां एक दिन 1 साल के बराबर होता है। असल कहानी में गोकू उस चेंबर के मानसिक दबाव को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाया था, लेकिन इस गोकू का मन पहले से ही शांत और मजबूत था। इसीलिए वो अपना पूरा 1 साल सिर्फ अपनी ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर के साथ सिंक करने में लगा पाया। ये एक तरह की मेडिटेशन थी। और इसी वजह से उसके पावर लेवल में वो चौंकाने वाला उछाल आया होगा। बिल्कुल, जब वो बाहर निकलता है तो उसका पावर लेवल 3 लाख होता है। 3 लाख? ये तो फ्रीजा के पहले फॉर्म के स्तर का है। हाँ, तो जब उसका भाई रैडिट्स पृथ्वी पर आता है तो लड़ाई होती ही नहीं। गोकू से एक ही मुक्के से लगभग अधमरा कर देता है। रैडिट्स जान की भीख मांगता है और बताता है कि वेजिटा और नेपा उसे मार देंगे। गोकू से माफ कर देता है। और यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है, मुझे लगता है, पिकोलो का। गोकू की इतनी ताकत देखकर पिकोलो जरूर कोई बड़ा फैसला लेता होगा। सही पकड़ा। वो गुहान के मासूम स्वभाव से भी प्रभावित होता है और समय से पहले ही कामी के साथ फ्यूज हो जाता है। उसका मकसद अब दुनिया जीतना नहीं, बल्कि पृथ्वी की रक्षा करना बन जाता है। तो जब 1 साल बाद वेजिटा और नापा आते हैं तो लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा होती है। फ्यूज व पिकोलो नेपा को एक ही झटके में मार देता है, और रैडिट जो अब गोकू के साथ ट्रेनिंग करके पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो वेजिटा को हरा देता है। वेजिटा हार जाता है रैडिट से? यह हार वेजिटा को तोड़ती नहीं होगी? नहीं, उसे बदल देती है। वो देखता है कि ताकत सिर्फ जन्म से नहीं मिलती, उसे कमाया भी जा सकता है। गोकू के कहने पर उसे जिंदा जाने दिया जाता है। वाह! तो मतलब ड्रैगन बॉल जेड की सबसे यादगार लड़ाई, नामेक का फटना, गोकू का पहला सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब कभी हुआ ही नहीं। हाँ, नामेक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहानी पृथ्वी पर ही आगे बढ़ती है। फ्रीजा अपने स्काउटर्स के जरिए रैडिट्स के बढ़े हुए पावर लेवल के बारे में सुनता है और हैरान हो जाता है। वो मामले की जांच के लिए अपनी सबसे खतरनाक टीम गिन्यू फोर्स को पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन इस बार तो जेड फाइटर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। बिल्कुल। वेजिटा उन्हें गिन्यू फोर्स के बारे में चेतावनी देने पृथ्वी पर वापस आता है, और जेड फाइटर्स, रैडिट्स और वेजिटा मिलकर गिन्यू फोर्स को आसानी से हरा देते। तो मतलब गिन्यू फोर्स का तो कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस लड़ाई के बाद रैडिट्स और वेजिटा को जेनकाई बूस्ट भी मिलता है। अच्छा। तो फ्रीजा को जब ये खबर मिलती है तो वो गुस्से में खुद पृथ्वी पर आता होगा। लेकिन उसके आने से पहले गोकू और वेजिटा एक साथ टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। और उस चेंबर के अंदर जबरदस्त ट्रेनिंग और लड़ाई के दौरान दोनों ही सुपर सयान बन जाते हैं। दोनों एक साथ चेंबर में? हाँ, गोकू के लिए ये अपनी की कंट्रोल का अगला स्तर था, और वेजिटा के लिए एक शांत और फोकस्ड गोकू के साथ ट्रेनिंग करने की फ्रस्ट्रेशन ने उसे उस सीमा के पार धकेल दिया। गोकू अपनी की कंट्रोल की वजह से इस फॉर्म में तुरंत महारत हासिल कर लेता है। तो जब फ्रीजा आता है तो लड़ाई कौन करता है? गोकू वेजिटा को मौका देता है। वो जानता है कि फ्रीजा से बदला लेना वेजिटा के लिए कितना जरूरी है। वेजिटा अपने बेस फॉर्म में ही फ्रीजा के शुरुआती रूपों को हरा देता है, लेकिन जब फ्रीजा अपने फाइनल फॉर्म में आता है तब उसे सुपर सैयन बनना पड़ता है। हाँ, और सुपर सैयन वेजिटा फ्रीजा को पूरी तरह से रौंद देता है और इसे अपने सिग्नेचर मूव फाइनल फ्लैश से खत्म कर देता है। वही कहानी अब बहुत जल्दी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। फ्रीजा सागा बिना किसी के मरे पृथ्वी पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद की कहानियां तो बहुत तेजी से निकली होंगी। एंड्रॉइड, सेल, मॉजिन बू। वो खतरे आते हैं, लेकिन बहुत छोटे रूप में। फ्यूचर ट्रंक्स चेतावनी देने आता है। बुल्मा अपने इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर ज़ेरो की लैब ढूंढ लेती है और एंड्रॉइड 17 और 18 को एक्टिवेट होने से पहले ही रीप्रोग्राम कर देती है। वो दोस्त बन जाते हैं। तो क्या सेल कोई खतरा ही नहीं बन पाता? खतरा बनता है, पर अलग तरह से।
पिकोलो, जो न्यू नामेक जाकर अपनी पूरी क्षमता अनलॉक करवा चुका था, इम्परफेक्ट सेल को ढूंढता है, पर सेल अपनी चालाकी से बच निकलता है। लेकिन तब तक गोकू और वेजिटा टाइम चैम्बर से बाहर आ चुके होते हैं। सेल गेम्स होते ही नहीं, लड़ाई शहर के बाहर होती है और गोकू उसे आसानी से हरा देता है। और माजिन बू, वो तो एक जादुई ताकत थी। मार्जिन बू सागा में भी कोई ड्रामा नहीं होता। बाबिडी वेजिटा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। इस टाइमलाइन का वेजिटा मानसिक रूप से बहुत स्थिर है। उसकी प्रतिद्वंदिता ईर्ष्या वाली नहीं, सम्मान वाली है। वे बाबिडी और डाबुरा को आसानी से मार देते हैं और सुप्रीम काई बू के अंडे को अपने साथ ले जाते हैं। बू कभी जागता ही नहीं। हर लड़ाई इतनी आसानी से जीतने का गोकू के किरदार पे क्या असर पड़ता है? क्या वो एरोगेंट नहीं हो जाता? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, उसमें वो भोलापन नहीं रहता। वो अपनी ताकत को समझता है और कभी-कभी उसके दोस्त, खासकर वेजिटा, उसे उसके ठंडे और कैलकुलेटेड रवैये के लिए टोकते हैं। उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को बनाए रखने से हो जाता है। और यही संघर्ष शायद बैटल ऑफ गॉड्स आर्क में सामने आता है। बिल्कुल। जब बीरस, विनाश का देवता, पृथ्वी पर आता है और सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछता है, तो गोकू को चुना जाता है। लेकिन गोकू इसे अस्वीकार कर देता है। वो कहता है, मैं किसी और से मिली हुई शक्ति नहीं चाहता। ये सुनकर वेजिटा आगे आता है जी और वो सुपर सैयन गॉड बनता है। वो बीरस से लड़ता है पर हार जाता है। जी तब गोकू अपनी असली ताकत दिखाता होगा। हाँ, उसके बेस फॉर्म की ताकत ही सुपर सैयन गॉड वेजिटा के बराबर होती है। गोकू और बीरस के बीच एक महायुद्ध होता है। आखिर में गोकू अपने सबसे शक्तिशाली रूप का इस्तेमाल करता है, सुपर सैयन 4। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी सैयान विरासत और की कंट्रोल का संगम है। इस रूप में वो बीरस को थकाकर हरा देता है। तो इसके बाद की सभी कहानियां, गोकू ब्लैक, यूनिवर्स 7 का टूर्नामेंट, ब्रोली, ये सब बहुत आसानी से सुलझ जाती होंगे। हाँ, टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू और उसकी टीम इतनी शक्तिशाली होती है कि जिरिन भी उनके सामने टिक नहीं पाता। विडंबना देखिए, गोकू ने जिरिन की फिलॉसफी अपनाकर खुद जिरिन को ही हरा दिया। तो एक छोटे से बदलाव ने, सिर्फ की कंट्रोल पर ध्यान देने ने, न केवल गोकू को और शक्तिशाली बनाया, बल्कि ड्रैगन बॉल के पूरे इतिहास को फिर से लिख दिया, है ना? हाँ, दोस्त जिंदा रहे, दुश्मन सहयोगी बन गए और बड़ी-बड़ी लड़ाइयां शुरू होने से पहले ही खत्म हो गईं। ये दिखाता है कि असली क्षमता सिर्फ ताकत हासिल करने में नहीं, बल्कि उसे समझने और कुशलता से इस्तेमाल करने में है। इस कहानी का गोकू ज्यादा सफल और शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मूल कहानी थी, वो संघर्ष, त्याग और वापसी की कहानियों से भरी थी। गोकू की ताकत उसके दोस्तों से, उसके रिश्ते और उनके खोने के डर से आती थी। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर परम शक्ति पाने के लिए संघर्ष और रिश्तों की जरूरत को ही हटा दिया जाए, तो क्या नायक की यात्रा का वो रोमांच भी खत्म हो जाता है जो उसे इतना खास बनाता है? एक हीरो जिसे किसी की जरूरत नहीं, क्या वो सच में एक हीरो है? आपने अभी स्टोरी का ट्रेलर या फिर आप समरी बोल सकते हो, ये देखिए, आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप कमेंट में बता सकते हो। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये पूरी स्टोरी देखनी है तो कमेंट में लिख देना कि फुल स्टोरी, एंड इसकी फुल स्टोरी मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगा। इस चैनल पर बस मैं ऐसे समरी या फिर और एनिमे से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको फुल स्टोरी देखनी है तो इस चैनल पर सर्च कर सकते हो, सैयन एडिटर्स, ये ऊपर वाला चैनल है ना, इस चैनल पर अपलोड करूँगा मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो।